गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर गुड आफ्टरनून। Good afternoon. How are you? बढ़िया सर। Hey, yes. So yesterday my Wi-Fi network was not properly working. That's why our session was cancelled. Now today we are going to see the different personalities, different constitutions. So constitutions of children's and adults. And important some syphilitic symptoms, some syphilitic rubrics, and some conditions, and ऐसी कुछ कंडीशंस, ऐसे कुछ लाइफ के सिचुएशंस जिसमें किस तरह से एनालिसिस करके हमें रूब्रिक सिलेक्ट करना है, वो आज हम सब यहाँ देखने वाले। सो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अनसीन सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही रेयर पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, और ऐसे सिम्टम्स हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल कि बहुत से लोग, बच्चे जब सोते हैं तो नींद में बड़बड़ाना, दिन भर जो किया वो सब रिपीट करना, इवन जब वो बात करते रहते हैं नींद में, गहरी नींद में है और दे आर टॉकिंग, और ऐसे कंडीशन में अगर आपने उनको कुछ पूछ लिया, दे विल आंसर करेक्टली। सो ये क्या सिचुएशन है? पर्सन is in deep sleep and he is giving the answer of your question. So this is syphilitic condition. That means their senses are in working. So ऐसे कुछ सिम्टम्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होते हैं, ऐसे सिम्टम्स कभी भी हमारे ऑब्जर्वेशन में से छूटने नहीं चाहिए, मिस होने नहीं चाहिए। सो एक ऐसा ही सिफिलिटिक सिम्टम, that is queries answered in sleep. Queries answered in sleep. So answer in sleep, when you ask question with the patient, that sleep person, and he will correctly answer it. So this is syphilitic condition. Then सर ने बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताए जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि ऑटिस्टिक केसेस के लिए, मेंटल रिटार्डेड केसेस के लिए, सेरेब्रल पाल्सी केसेस के लिए हमने अभी तक बहुत सारे केसेस ऐसे देखे एक साल के इस सेशंस में। ऑटिस्टिक केस को कैसे सॉल्व करना, उसमें क्या अप्रोच लेना, ये भी हमने देखा है। मोस्टली जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रंस होते हैं, इन बच्चों में एक आदत होती है, कुछ हाइपर एक्टिव चाइल्ड्स होते हैं, कुछ हाइपो एक्टिव चाइल्ड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली दी चिल्ड्रंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स म्यूजिक। थोड़ा सा भी कहीं म्यूजिक बजता है तो दे विल अट्रैक्ट दैट नॉइज,
attracted towards that noise. उनके हाथ पैर चलना शुरू हो जाते हैं. They become excited. Even some childs dance. So this is common in these childrens. और ऐसे childrens में emulated by music, dance desire, sensitive to music, एक्टिविटी हाइपर एक्टिव, इस टाइप के सिम्टम्स, इस टाइप के रूब्रिक्स कभी नहीं लेना. सो इन ऑल cerebral palsy cases or autistic cases, avoid using dance desire. Never take biting, striking, pulling hairs. These are common symptoms. और इन बच्चों में ये इसलिए कॉमन होता है कि उनमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. their mind, their brain is affected. So इन बच्चों में, क्योंकि आप अगर ये सिम्टम्स लेते हैं तो ये उन बच्चों के लिए कॉमन है. सो अवॉइड दिस सिम्टम्स. और अगर आप गलती से भी इस सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो डिजीज के लिए मेडिसिन होगी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं. पार्शियली कुछ रिलीफ वहां हो सकता है, लेकिन क्यूर नेवर. Also avoid attraction to animals. The children's और कुछ normal children's also attracted towards the animals, the pet animals, dogs, cows, cats, their calves. तो ये भी सिम्टम्स हमें नहीं लेने चाहिए इवन नॉर्मल चिल्ड्रंस में भी. इसके जगह अगर दैट चिल्ड्रंस आर वेरी मच fearful about this animals, then you can take it. कि इतने उन एनिमल्स से, पेट एनिमल्स को इतने घबराते हैं कि वो देखते बराबर एकदम फियर ओवरपावरिंग हो जाएंगे. श्रिकिंग, स्ट्राइकिंग, क्राइंग, अगर ये होता है, ये रिएक्शन उनकी होती है, दैट मीन्स फियर दैट पर्टिकुलर एनिमल्स. तो ये रूब्रिक आप ले सकते हैं. लेकिन if they become excited, they are attracted towards animal, तो ये कॉमन चीज होती है, ये कभी नहीं लेना. So also avoid attraction to animals, to nature. Then ये जो ऑटिस्टिक सिपी चिल्ड्रंस होते हैं, ये इसी टाइप के होते हैं, बिकॉज देयर माइंड, देयर ब्रेन इज अफेक्टेड. दैट्स व्हाई गलती से भी ये गलती कभी नहीं करना. ओके, नाउ कुछ मतलब ये आगे का जो पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई है कि हम हर अदर मेडिसिन को, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, कौन सी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन को हम एक अलग वे से ही देखते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. हर केस में, हर पेशेंट में ये रूल अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि विजयकर सर ने ऑलवेज कहा है कि नो रूल इज हार्ड एंड फास्ट इन होम्योपैथी. It will change according to the constitution, according to the case. So ये एक हमें होम्योपैथ को एक आदत पड़ गई है कि अगर पेशेंट एंटीबायोटिक लेता है, स्टेरॉइड लेता है, कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई करता है, तो इट विल बी ऑलवेज बी, इट विल बी रॉन्ग. नो, नेवर. कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें इन एंटीबायोटिक से, स्टेरॉइड से, लोकल एप्लीकेशन से, ईयर ड्रॉप से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, because they act physiologically, superiorly, and our medicine acts on the genes.
So our medicine is working on genetic level. When we are treating patients on genetic level, systemic applications like ointment, antibiotics cannot disturb the effect of genetic medicines because they are too superficial, only physiological. That antibiotics act superficial. इसीलिए that local applications act superficially. So our medicines act genetically on the genes, very deep. इसीलिए इन मेडिसिन का जब जेनेटिक लेवल के केसेस आप ट्रीट करते हैं तो उसमें कोई इसका इफेक्ट और कोई ट्रीटमेंट में क्यूर में कोई इसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा. ओके, यस. देन एक केस सर ने बताई थी और उस केस में कुछ इस टाइप के सिम्टम्स सर को मिले थे. दैट वाज lasciviousness, morals was completely lost, unmoralistic, and that lady was having libertinism. So libertinism was the main symptom of that lady. और उससे जो प्रॉब्लम था, that problem was some neurological problem, that was ataxia. और वो जो लेडी थी, that lady was having some हैबिट्स बोल सकते हैं आप, या फिर कुछ ऐसे आदतें जो एंटी सोशल. सो शी वॉज वेरी lascivious, unmoralistic, libertinism, and she was against the marriage. And इतना ही नहीं, she was enjoying with many men, adulterous like me. So this was her nature, this was her behavior. और उस केस में सर ने एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक सिलेक्ट किया था. दैट वाज फ्रॉम द माइंड चैप्टर, न्यूरalgias ataxia from sex. तो जैसे उसके लाइफ में ये सब चीजें होती गई, उसके बाद उसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था. और ये जो कंडीशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वाज कवर्ड बाय पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड हमने अभी देखा, 2-3 सेशंस के पहले हमने पिक्रिक एसिड बहुत डिटेल में देखा है. दिस इज द रेमेडी दैट इज हैविंग अ स्पेशल एक्शन ऑन सेक्सुअलिटी. यस, सो दिस वाज पिक्रिक एसिड. और रूब्रिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूरalgias ataxia फ्रॉम सेक्स. कुछ क्वालिटीज ऐसे होते हैं इंसान में जो उनके बिहेवियर पर से, उनके नेचर पर से, उनके विल पर से, इवन जब वो लोग, मतलब लोग बोलो या फिर पेशेंट बोलो, हमारे सामने जब होता है तो वो किस तरह से बैठता है, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से वो एक्शंस दे रहा है, या फिर उनके कुछ हैबिट्स, ये सब चीजें हमने केस टेकिंग में पढ़ी है. लेकिन ये चीजें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटिव सिम्टम्स जो बहुत ही कंफर्म होते हैं होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और ऐसे ही सिम्टम्स हमारे सामने अननोइंगली वो प्रेजेंट कर देते हैं, और ऐसे कंडीशन में थोड़ी सी भी नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो सिम्टम चले जाएगा और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा जो आपने मिस किया. तो ऐसे ही एक सिम्टम
जैसे कि एक पर्सन वांट्स एवरीथिंग सॉफ्ट, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हार्ड सरफेस पे ही सोना पसंद करेंगे, उनको सॉफ्ट इस पे कभी नींद नहीं आएगी। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी हार्ड पे सोए या फिर लेटे, और दैट लाइंग इज अनकंफर्टेबल, अनबियरिंग फॉर देम। थोड़ा सा भी उन्हें हार्ड सरफेस सहन नहीं होता, इवन चेयर या फिर फ्लोर पे बैठना उनको सहन नहीं होता। दे सिट ऑलवेज ऑन द सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट सरफेस। तो ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब नॉर्मल नहीं है, इट इंडिकेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कभी पेशेंट बोलेंगे नहीं, लेकिन जब आप बहुत डिटेल में उनको पूछेंगे कि भाई और कुछ बताओ, और बताओ, आपके हैबिट्स बताओ, आपके नेचर के लिए बारे में बताओ, आपकी कुछ ऐसे आदतें बताओ जो हमें जो आपको बहुत कॉमन लगती है लेकिन वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए ऑलवेज जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसे डिग आउट करते रहना चाहिए, और क्या है, और क्या, और बताइए, और कुछ आपके बारे में बताइए। जब उनका फिनिश हो जाता है तो उनके साथ में जो भी आया हुआ है आप उनसे पूछ सकते हैं कि इनके बारे में आपको ऐसा कौन से पॉइंट्स है जो आपके मन को नहीं पड़ते या फिर आपको कुछ अलग लगता है। तो इस टाइप से भी हिस्ट्री देनी चाहिए, इस टाइप से भी सिम्टम्स निकालने चाहिए, तब जाके कुछ रेयर पीक्यूआरएस सिम्टम्स आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे सिम्टम्स उनके ऑब्जर्वेशन में से आपको मिलेंगे, अरे यार हाँ ये पर्सन है ना, इसको हर चीज सॉफ्ट ही लगती, इवन क्लॉथ्स आल्सो ही वियर, जैसे कि बहुत जो सॉफ्ट क्लॉथ्स होते हैं वेलवेट टाइप, वही क्लॉथ्स इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कॉमन चीज नहीं है, ये उसके बिहेवियर का पार्ट है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जेनेटिक ट्रेट्स का पार्ट है। इसलिए ऐसे कुछ अनकॉमन सिम्टम्स, अनकॉमन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जब मिलती है तो वो जरूर कंसिडर करनी चाहिए। ओके, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल एक दिया है, अ पर्सन वांट्स एवरीथिंग सॉफ्ट, एवरीथिंग सॉफ्ट, दिस पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट रूडनेस। तो ये हर चीज सॉफ्ट ही क्यों चाहिए, तो उसके पीछे जो जेनेटिक रीजन है, दैट इज दैट पर्सन इज वेरी मच सेंसिटिव टू rudeness. So sensitive to rudeness is the rubric for that person. जिन persons को हर चीज सॉफ्ट चाहिए। तो इसके अगेंस्ट आप सोचो, बहुत से रुब्रिक्स आपको मिलेंगे, बहुत से सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको मिलेंगे। आप ये चीज, ये एक वे है, ये एक थॉट प्रोसेस सर ने यहाँ दी है कि भाई इस तरह से आप सोचो, इस तरह से सिम्टम्स लो कि ये पर्सन में ये हैबिट है तो क्यों है, तब जाके हमें बहुत अच्छे डीप उसके अंदर की जेनेटिक ट्रेड्स हमें मिलेंगे, जेनेटिक ट्रेड्स हम उसके अंदर के ले सकेंगे और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में डीप जा सकेंगे। yes. नाउ टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, ये जो आज हम देख रहे हैं, सिम्टम्स देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, ये एक ऐसा समझिए कि ये एक थॉट प्रोसेस है और इसे अप्लाई करना है, इस थॉट प्रोसेस से हमें आगे चलना है, ये थॉट प्रोसेस लेके हमें हर चीज के बारे में सोचना है। ओके, सो टाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हु क्राई एट नाइट। बहुत से बच्चों में बहुत सी अलग अलग आदतें होती है, तो उसी टाइप के कुछ चिल्ड्रेन में से कॉन्स्टिट्यूशंस हम देखेंगे, और बहुत ही रेयर, बहुत ही अजीब आपको ये सिम्टम्स लगेंगे कि अरे यार ये तो हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, ये तो हमने कभी नहीं देखा। यस, सो चिल्ड्रेन हु क्राई एट नाइट बट नॉट कंटिन्यूअसली, दे क्राई एंड स्लीप एंड क्राई एंड प्ले। अजब सी आदत, कभी रोता है, कभी खेलता है, कभी हंसता है, कभी उठता है, कभी सोता है,
वापस रोना शुरू, अननोइंग, और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चालू ही रहती है. सो चिल्ड्रेन हु क्राई एट नाइट बट नॉट कंटिन्यूअसली, दे क्राई एंड स्लीप एंड क्राई एंड प्ले, suddenly cries and suddenly starts playing. सब hysterical and suddenly remembers and suddenly cries. This type of situation, close your eyes and view prescribed belladonna. It could be because of pain in abdomen, pain in ear, pain in throat, pain in nose, so pain in extremities. So it could be because of pain in anywhere in the body, pain in ears or pain in teeth also. So the rubric will be not continuously complaining is only one remedy, belladonna. Not continuously complaining, belladonna. बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स ही सिम्टम देते हैं कि अचानक रोता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है, खेलने लगता है, फिर खेलते खेलते वापस फिर से रोएगा और 2 सेकंड में नॉर्मल हो जाएगा. सो नॉट कंटिन्यूइंग कंप्लेन. So this is the belladonna. Children wake up after midnight and start singing or reciting nursery rhymes. अचानक रात में उठना और पोएम स्टार्ट कर देना. या फिर बहुत से बच्चों में ये भी आदत होती है कि रात में अचानक उठना और खेलते हुए बैठना. पेरेंट्स को नींद आती है और ये लाइट ऑन करके खेलते रहते हैं. So children wake up after midnight and start singing or reciting nursery rhymes. The remedy will be cannabis sativa. So सब कुछ hysterical. Children who gets up at night, midnight, and start laughing, remedy will be sepia. Children who get up at night and talks incoherently. What they are talking, they only don't know. The remedy will be belladonna. These are all syphilitic symptoms, hysterical type symptoms, but important for children. So अचानक रात में उठना, कुछ ऐसे बड़बड़ करना, फिर से सो जाना. So children who get up at night and talk incoherently, what they are talking, they only don't know. और जब आप पूछेंगे कि भाई क्या बड़बड़ कर रहे हो, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, वो फिर से सो जाएंगे, कुछ बोले भी कर. So this is belladonna. Children who cries at night, the remedy will be thuncha. तो रात में ही नींद में उठ के बैठते और रोते हैं, रात में ही रोते हैं. This is thuncha. Children who wake up at night and start shouting, tearing things, throwing things, behave like a maniac. The remedy is Oralium rubra. ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और रात में बिकॉज ऑफ द एयर ऑफ फैन, क्योंकि हमें आदत है कि हम फैन के नीचे सोते हैं, और जिन बच्चों में सेंसिटिव टू एयर ऑफ फैन है, और इस रेमेडी की पर्टिकुलर स्पेशल एक्शन है द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उस एयर की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग. इसकी वजह से पेशेंट अचानक
बच्चा अचानक नींद में से उठेगा एंड क्राइंग, थ्रोइंग द एंगर, टेम्पर टेंट्रम, थ्रोइंग द थिंग्स, बिहेव लाइक अ मैनिया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है. नोज बिकम क्लोज. So this is corallium rubra. It is a ambithermal remedy, sensitive to hot and cold both. कोल्ड एयर से भी बर्निंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, कोल्ड से भी एंड हॉट से भी. So this is corallium rubrum. Cough at night, night aggravation. It is a sorosyphilitic remedy. Yes. Okay. Now, children who wake up in the morning, and search for their mother and cry. बहुत से बच्चे नींद में से उठते बराबर इधर उधर देखेंगे, मदर नहीं मिली तो रोना स्टार्ट, और इतने जोर से रोएंगे, अचानक स्टार्ट कर देते, shrieking like. So children who wake up in the morning and search for their mother and crying and throw temper tantrum and go and cling to mother. Searching for mother, crying, getting anger, और जैसी मदर के पास जाएंगे मदर को मारना स्टार्ट. फिर वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किससे ज्यादा अटैच है. बट वंस दे आर वाइड अवेक दे बिकम नॉर्मल. थोड़ी देर बाद नॉर्मल. दिस इज द रेमेडी, दैट इज ओपियम. तो ओपियम के बच्चे इस टाइप से बिहेव करते हैं, पर्टिकुलरली ओपियम. एक केस यहाँ पे दी है और बहुत ही स्ट्रेंज सिम्टम इस बच्चे के. केस ऑफ हीमोफीलिया. 8 years old boy whose father said that he goes to the terrace and hides for hours, and we go on searching like a mad. और इस सिम्टम पे से सर ने रूब्रिक लिया था इम्पल्सिवनेस. और इम्पल्सिवनेस में, जैसे कि इम्पल्सिवनेस में आप जाएंगे रेपर्टरी में तो आपने उसमें इम्पल्स टू रन, इम्पल्स टू जंप, इम्पल्स टू वॉक, इम्पल्स टू, बहुत सारे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे. सो इम्पल्स, मॉर्बिड रन टू ट्रोमोमेन. तो जो लोग नॉर्मल चलना पसंद नहीं करते, दैट इज ब्रोमोमेनिया. सो इम्पल्स, morbid run to tromomania, away, hide, and the remedy is menu lotus. And after this remedy he got cured with Melilotus 1M. This is like delirious condition. तो इस केस के मुझे बाकी सिम्टम्स याद नहीं है परफेक्टली, लेकिन बहुत अच्छी केस थी कि ऐसी इम्पल्सिवनेस के बहुत से सिम्टम्स, कैरेक्टर्स हमें पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसे क्या लेना, क्या पकड़ना, यही समझ में नहीं आता. लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर रूब्रिक की स्टडी कैसे करें.
तो रूब्रिक की स्टडी परफेक्टली स्टडी तभी होगी जब पेशेंट आपके सामने होगा, और वो उसके सिम्टम जब आप रेपर्टरी में डालोगे तो बहुत सारे रूब्रिक्स उस टाइप के आपके सामने आ जाएंगे। फिर एक एक रूब्रिक आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री आपने देखी है, पेशेंट की केस टेकिंग में क्या है ये आपको पता है, पेशेंट को आपने क्लोजली देखा है, तब जाके आप एग्जैक्टली उस लिस्ट में से, लिस्ट ऑफ रूब्रिक में से एग्जैक्टली रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तब ये जो स्टडी है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये सिचुएशन है और उसके लिए ये रूब्रिक परफेक्ट है, दैट वाज द परफेक्ट स्टडी ऑफ रूब्रिक। वैसे आप कितने भी रूब्रिक पढ़ लो आपको ध्यान में नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप पेशेंट के साथ रूब्रिक पढ़ोगे, पेशेंट आपके सामने, हिस्ट्री को टाइम लगा, आपको रूब्रिक सिलेक्शन के लिए टाइम लग रहा, प्रिस्क्राइबिंग के टाइम लग रहा, पेशेंट हमारे पास इसी मेंटालिटी से आता है कि वहां जाने के बाद 2-3 घंटे आपके चले जाएंगे। तो यही तो होता है होम्योपैथ के पास कि फर्स्ट केस में, न्यू केस में आपको 2-3 घंटा केस को देना ही चाहिए, केस में उतना स्टडी करना ही चाहिए। लगने दो टाइम लग रहा तो, लेकिन आप परफेक्ट बनो, आप परफेक्टली मेडिसिन सिलेक्ट करो, और जब तक आपको लगता नहीं, आपके मन को लगता नहीं कि नहीं मुझे ये परफेक्ट नहीं लग रहा है, फिर से रीएनालाइज करो और परफेक्शन लाओ। ओके, सो हाइडिंग कॉर्नर, बहुत बच्चों में आदत होती है हाइड, खुद को छुपाना। कोई बच्चे कॉर्नर में जाके छुपेंगे, कोई दरवाजे के पीछे छुपेंगे, कोई ऐसी छोटी सी गैप में जाके बैठ जाएंगे, फंस जाएंगे, छुप जाएंगे। बहुत से पेशेंट होते हैं फ्रिज में जाके बैठेंगे, कुछ ड्रॉअर में जाके बैठेंगे, कुछ कपबोर्ड में जाके बैठेंगे, और इन हर चीज के लिए रूब्रिक है, इन हर हैबिट के लिए, इन हर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के लिए रेमेडीज है, मेडिसिन है। So children hides in corner. The remedy will be elapse, camphor and pulsatilla. तो आप देखो इलैप्स इसमें आया, स्नेक। क्यों? क्योंकि स्नेक को आदत होती है कि छोटी सी जगह में जाके छुप जाना, पूरा बॉडी को सिकुड़ लेना और छुप जाना। इस तरह से अगर कोई बच्चा बिहेव करता होगा कि कहीं पे भी जाना और चुप से पूरे हाथ पर नचिक करके छुप जाना, बैठ जाना, think of the snake elapse. So children have got tendency to go and slip inside a small drawer. बहुत से बच्चे होते हैं कि बेड पे जाएंगे और पिलो सिर पे पूरे बॉडी पे लेके सो जाएंगे कि दिखने को नहीं होना। दिस इज आल्सो द स्नेक। So children who have got tendency to go and sleep inside a small drawer, small underneath the bed, in between two cupboards, they want to go and sit in cavity. This is the elapse, snake group. When they come silently and sit inside without anybody's knowledge, yes, ये भी एक important symptom है। बहुत से बच्चे चुपचाप आते हैं और आपके बीच में, आपके बाजू में, साइड में आके कब बैठेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। This is the tendency of snake. बहुत साइलेंटली स्नेक आपसे आपके पैर पे से या फिर पैर के बीच में से चले जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इस टाइप का नेचर अगर बच्चों में मिलता है, this will be the relapse remedy. So they have to be a snake, that is elapse. Now अभी हम देखेंगे
डिफरेंस इन बिटवीन कंफ्यूजन एंड डेलीरियम। बहुत बार ये दो सिम्टम से हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कंफ्यूजन लेना चाहिए या फिर डेलीरियम लेना चाहिए। कंफ्यूजन मतलब इट इज जस्ट अ मिक्स ऑफ जम्बलिंग कॉन्शियस ऑफ हिज सराउंडिंग। यस, जम्बलिंग कॉन्शियस ऑफ हिज सराउंडिंग, दिस इज कंफ्यूजन। he cannot be correct, sorry, he can be corrected। तो कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हो कि अरे यार मैं कंफ्यूज हूं, ये रस्सी है कि सांप है, आप जाके देखो, कंफ्यूजन दूर। मैं कंफ्यूज हो रहा, ये टी है कि कॉफी है, पी के देखो, कंफ्यूजन दूर। सो कंफ्यूजन करेक्ट हो सकता है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, बट डेलीरियम कंडीशन, डेलीरियम सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते। सो डेलीरियम बहुत ही सिंपल वे से ये सर ने एक्सप्लेन किया है, कंफ्यूजन एंड डेलीरियम। सो डेलीरियम, पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ what he is saying or doing and cannot be corrected because he is in delirious condition, the brain is not working। और कंफ्यूजन में ब्रेन ओनली थोड़ा सा डिसफंक्शनल हुआ है, वो फिर से अपने लाइन पे आ जाएगा, बट डेलीरियम में वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है। सो पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज सेइंग और डूइंग एंड कैन नॉट बी करेक्टेड इज डेलीरियम। तो डेलीरियम में और कंफ्यूजन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, राइट रूब्रिक आपको सिलेक्ट करना है, कंफ्यूजन है कि डेलीरियम है। ठीक, नाउ इसके पहले हमने एसिटिक एसिड रेमेडी देखी है, फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूं और कुछ नए भी पॉइंट है जो मिले। एसिटिक एसिड आफ्टर एंटीबायोटिक्स इफ द बोन मैरो गेट्स इन्फ्लेम्ड। बहुत से पेशेंट ये बोलते हैं कि जब से हमने कोरोना वैक्सीन ली है तब से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी बोन पेन्स हो, सॉरी नेटवर्क चले गया था। तो ऐसे केस में आपको पूछना है कि ये कब से गया। पेशेंट बोलेगा कि मुझे ये हुआ था या फिर कोरोना हुआ था, उसके बाद ये सिम्टम्स मेरे शरीर में से जा ही नहीं रहे, तो उस टाइम पे आपने क्या किया, टेकन एंटीबायोटिक्स, टेकन वैक्सीन। तो ऐसे कंडीशन में उसके बाद अगर ये सिम्टम्स नहीं जा रहे, द रेमेडी विल बी एसिटिक एसिड।
So after, जैसे कि एसिटिक एसिड एसिड, तो एसिड इज द बेस्ट रेमेडी फॉर वीकनेस। तो बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि कोरोना के बाद हमारा वीकनेस जा ही नहीं रहा, थोड़ा सा चले कि ब्रेथलेसनेस, दिस इज एसिटिक एसिड। So acetic acid after antibiotics, if the bone marrow gets inflamed and it is covered with fibrous tissue, thereby reducing the production of blood, it causes bone marrow depression. Headaches after narcotics, बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं ड्रग्स को, they will sensitive to drugs, even simple drinks also, cold drinks also। बहुत से लोग बोलते हैं कि कल हमने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, थम्स अप पी लिया, पेप्सी पी लिया, जब से मुझे हेडेक पकड़ लिया और इतना सर दर्द हो रहा है। सो दिस इज सेंसिटिविटी। सो हेडेक आफ्टर नार्कोटिक्स, क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेशिया, धतूरा पॉइजनिंग, कॉफी, इवन कॉफी स्टिमुलेंट, opium, alcohol, cold drinks, headache which extend to all limbs is acetic acid. Pain in abdomen, बहुत दो मेडिसिन यहाँ पे दी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सिम्टम्स है ये। Retracted abdomen while lying, retracted abdomen while lying, or retracted abdomen while standing. So always better by lying on abdomen, acetic acid. So lady who is pregnant after 3 months, if she lies on abdomen, this is syphilitic condition. The remedy is plumbum or acetic acid. कोई लेडी अगर कंप्लेंट करती है कि मुझे पेट के बल सोना ही अच्छा लगता है, जब तक मैं पेट के बल नहीं सोऊंगी मुझे अनईजीनेस होता है, द रेमेडी विल बी प्लम्बम और एसिटिक एसिड। मुझे पेट के बल सोए तो ही नींद लगेगी, बट इन प्रेग्नेंट वुमन, ओके। सो प्लम्बम में और एसिटिक एसिड। रिट्रैक्टेड एब्डोमेन व्हाइल lying on back is acetic acid, and retracted abdomen while standing is plumbum में। तो दोनों में, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन में अगर डिजायर फॉर लाइंग ऑन एब्डोमेन है तो दोनों रेमेडी आएंगे, प्लम्बम और एसिटिक एसिड। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो रिट्रैक्टेड एब्डोमेन व्हाइल लाइंग on back is acetic acid, and retracted abdomen while lying or while standing is plumbum. Pain in abdomen, but better by lying on abdomen, it is syphilitic amelioration. This is acetic acid. Okay. The last point, azoospermia. हमने इसके पहले एक सिम्टम देखा था लेडीज का, ओलिगोमेनोरेजिया। ओके, सो उसी तरह से ओलिगोमेनोरेजिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस वही सेम कॉन्फ्लिक्ट अजूस्पर्मिया में आएगा। सो अजूस्पर्मिया, रिडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म, absence of sperm or sperm reduced, mostly it is autoimmune. Why autoimmune? Autoimmune is trying to destroy this identity. वो जनरेट नहीं करना चाहता, उसका आइडेंटिटी आगे नहीं बढ़ाना चाहता, उसका वंश आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। So reduction or destruction of sperm, it is autoimmune. And the conflict is, I don't want to become a father of a child. Same conflict था
oligomenoregia. Yes. So why he don't want to grow up? Why he wanted to remain a child? Why he does not want to mature? Why he don't want to take responsibility? Whether he was treated like a girl, there will be identity conflict. ये बहुत खतरनाक चीज है कि बच्चों को बचपने में जिन पेरेंट्स को लड़की नहीं होती, अगर उनके यहाँ लड़का है और उनको लड़की चाहिए थी लेकिन लड़का हुआ, तो फिर उस लड़के को लड़कियों के कपड़े पहनाएंगे, उसके बाल लड़कियों जैसे बनाएंगे। ये पेरेंट्स अपनी खुशी के लिए करते हैं, वो उसमें लड़की की खुशी ढूंढते हैं, बट उसके बहुत विपरीत परिणाम बच्चों पे होते हैं। वो दे बिकम कंफ्यूज, मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, और उसका परिणाम होता है जीन्स पे, हार्मोन्स पे, एंड उसकी वजह से फिर जब वो एडल्ट बनेंगे, एग बनेंगे, तो लाइक अजूस्पर्मिया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह से लड़कियों में भी सेम प्रॉब्लम होता है। जो पेरेंट्स लड़कियों को लड़के जैसा ट्रीट करते हैं, लड़के जैसा प्यार करते हैं कि ये तो हमारा बेटा है, हमें लड़का नहीं है तो क्या हुआ, यही तो हमारा लड़का है, और उनके हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज इट गोज इनटू द कंफ्यूजन कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। ओके, यस, दैट विल बी द कॉन्फ्लिक्ट फॉर देम। सो these are the very short point but very important points. Yes. तो आज के इस सेशन पे अगर किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बोलिए। यस। सर, अगर फर्स्ट चाइल्ड है एंड सेकेंड टाइम रिपोर्ट इज शोइंग अजोस्पर्मिया, देन क्या रहेगा सर कि अभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए चाइल्ड की, ऐसा कुछ? जी, आपका सर, आवाज थोड़ा वीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सर फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड हुआ है जी एंड दे आर ट्राइंग फॉर द सेकेंड इशू, जी नाउ रिपोर्ट शोइंग इज अजोस्पर्मिया। जी। तो सर इसमें फिर फर्स्ट क्या चाइल्ड कर, हैविंग अजूस्पर्मिया ना? सर फर्स्ट चाइल्ड दे आर हैविंग फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, ओके। नाउ नॉट कंसीविंग एंड और सेकंड में प्रॉब्लम, सेकंड लड़का हुआ लेकिन उसमें प्रॉब्लम आया अजूस्पर्मिया का, राइट? नो सर, नो सर, a couple having first issue normally, ओके। now they are trying for second issue एंड दे and आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ अजूस्पर्मिया, they are facing problem of azoospermia. राइट? Yes sir, yes sir. हाँ, तो सेम कॉन्फ्लिक्ट। आप पूछो हस्बैंड से, आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई आपको और बच्चे नहीं चाहिए? तो बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें एक ही बच्चा चाहिए, हमारा एक ही सही है, क्योंकि हम दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, दोनों को हम नहीं संभाल सकते। आज के इस दौर में एक ही बच्चा सबसे अच्छा। तो इस ये जो थॉट्स अगर उनमें उस फादर के माइंड में बार बार आते होंगे या फिर मदर के माइंड में बार बार आते होंगे, तो उसका परिणाम उस पर हो सकता है, हार्मोन्स पे। यस, दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। Yes sir, secondary infertility. यस। सर इसका रीजन अल्कोहलिज्म भी हो सकता है क्या पार्शियली? मैडम आप थोड़ा है ना माइक पास में लेके बात कीजिए, क्योंकि आपका मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है। सर इसका रीजन अल्कोहलिज्म हो सकता है क्या पार्शियली? नो, अल्कोहलिज्म इट इज अ सेकेंडरी कॉज। जो फर्स्ट कॉज है, प्राइमरी कॉज है, वो है माइंड।
दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। तो सेकेंडरी कॉज में अल्कोहल आएगा, और अल्कोहल का भी आपको पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अल्कोहल पहले से है कि उसके बाद स्टार्ट किया। तो अल्कोहल क्यों स्टार्ट किया, क्या उसका रीजन ये है कि भाई मुझे बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए अब वो टेंशन की वजह से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हाँ, यस सर, यस सर। है ना? तो वो अल्कोहल वहां पे पॉजिटिव फैक्टर नहीं रहेगा। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो और किसी को कुछ कहना है? नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग, आप लोगों ने थॉरोली ऑर्गेनोन कितने लोगों ने पढ़ा है? फर्स्ट एफोरिज्म से लेके तो लास्ट एफोरिज्म तक, कि भाई आज मैंने एक एफोरिज्म पढ़ा, कल उसके बाद का पढ़ा, मतलब 1 नंबर पढ़ा, फिर 2 नंबर पढ़ा, फिर 3 नंबर पढ़ा, फिर 4 नंबर पढ़ा। इस तरह से ऑर्गेनोन कभी किसी ने पढ़ा है? नहीं सर, किसी ने नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनन में जितने भी एफोरिज्म है किसी ने ईमानदारी से पढ़े? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बेईमानी से पढ़ा गया सर। एट रैंडम जो रेफरेंस आया वो पढ़ा होगा, है ना, एट रैंडमली, बराबर है? या फिर जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल, बहुत मतलब छोटे एफोरिज्म्स है, वो लोगों ने पढ़े हैं, बराबर है? सर एग्जाम के कॉलेज लिए जो टाइम ही पढ़ा सर, एमपी है कॉलेज उसमें ही टाइम से पढ़े। पढ़ा। आईएमपी पढ़े, आईएमपी से। यस, एग्जाम भी पढ़े हैं। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि हमारा ये सेशन होने के बाद हम थॉरोली ऑर्गेनन पढ़ेंगे। ओके सर, बहुत अगर बढ़िया। आप लोग यस सर। इसके लिए रेडी है तो मुझे आप लोग ग्रुप पे मैसेज कीजिए, और ग्रुप हमारा पेड कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप नहीं, सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल वाला जो ग्रुप है उस पे आप मैसेज कीजिए कि यस आई वांट टू लर्न ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन के बारे में कुछ जानते हैं सर, पर हम क्रोनिक डिसीज के बारे में कुछ नहीं जानते। उसके बारे में कुछ पढ़ाएंगे तो अच्छा है। ऑर्गेनॉन एग्जाम के व्यू पॉइंट से कुछ तो पढ़ा है, पर क्रोनिक डिसीज खोल के भी नहीं देखा है, लेसर राइटिंग खोल के भी नहीं देखा है। वो पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। ऑर्गेनॉन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम। क्रॉनिक डिजीज का तो बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ लिया, मायाजम हमने डिटेल में पढ़ ली, फिर भी मायाजम हम ऑर्गेनन में कवर कर लेंगे। हेलो, यस सर, अभी तक जो ये ऑर्गेनाइज जो भी पढ़ा है, जी, एक्चुअली द लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट यस सर, and it is really difficult to understand. यस सर, But if you will take the lectures on this and हाँ, commentary of you, यस, it will be definitely solicited and it will be really helpful to we all people. यस सर। क्योंकि सर मुझे इंग्लिश तो बहुत ज्यादा अच्छी आती नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी में जो मैं यस समझ सर, पाऊंगा वो मैं आपको कन्वे करूंगा, हिंदी प्लस यस सर। मेरी सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में। यस, नहीं नहीं, बिल्कुल लीजिए आप, बिल्कुल यस, उसके अंदर बोलते हो हमारे आपका तरफ से पढ़ाने हाँ का है, यस सर, हमारे तरफ से हाँ है, ओके ओके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। We are सब waiting लोग for पढ़ेंगे that. सर, जितने लोग हैं सर, यस सर, हाँ सर, सबकी तरफ से हाँ है सर। यस, हाँ सर, हाँ है सर, हाँ है। तो जैसे ये 1 साल तक चला वैसे ही पूरे एफोरिज्म डेली हम एक ही एफोरिज्म लेंगे, फिर वो छोटा रहो या फिर बड़ा रहो। छोटा रहेगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए, केस प्रेजेंटेशन के लिए एक चांस रहेगा, उस एफोरिज्म बेस कुछ अगर मेरे पास केस है तो मैं जरूर उसमें दिखाऊंगा, राइट? तो डेली एक एफोरिज्म जिसमें आप लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट भी सेशन होगा, आधा घंटा या फिर पौन घंटा, तो वो हम करेंगे इसके बाद। ओके, साथ में सर रूब्रिक भी लेते रहिएगा सर। हाँ हाँ, लेंगे ना, जरूर। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। फिर भी आप लोगों को सर थैंक यू, मैसेज करना थैंक है यू सर। सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल के ग्रुप पे, ताकि और लोगों को भी वो समझ में आए। ओके, यस सर, ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू सर। सर। यस, बाय बाय, सी यू। वेरी नाइस क्वेश्चन सर। या यू सर।